तो चलो आज अपने एग्जाम्पल नंबर 22 भव्य और श्लोक चैप्टर 5 है, उसका करेंगे। तो भव्य और श्लोक 3:2 के प्रमाण में लाभानी बांटने वाले एक पेढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 31/3/2017 के दिन उनकी पेढ़ी की पक्की तलपट निम्नानुसार थी। उसमें लिखा हुआ है इस साइड पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना। ये हमारी पूरी क्या दी हुई है, पक्की तलपट दी हुई है, ये पुरानी है। उसके बाद में नीचे हमको दिए हुए कुछ शर्तें, जिन शर्तों पर हमने किसको प्रवेश दिया है, नए साझेदार को। नए साझेदार का नाम क्या है, आयुष। पुराने दो साझेदार थे भव्य श्लोक और नया साझेदार है आयुष। नीचे कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, उनको हमको देखते जाना है। जमीन मकान यंत्रों की कीमत घटानी है, देनदार पर डूबत अनामत रखनी है, नहीं चुकाए मरम्मत खर्च 8,000 का प्रावधान करना है, तीनों साझेदारों के नए लाभानी का प्रमाण इतना रखना है। यानी कि हमको यहाँ पर हर चीज़ नीचे इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, सवाल पूरा पढ़ लिया। उसके बाद हमको अकाउंट्स ड्रॉ करने हैं। अकाउंट्स ड्रॉ कितने होंगे इस चैप्टर में, तो हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन की थी। 1 2 3 4 मिनिमम 4 अकाउंट, मैक्सिमम 5 अकाउंट अगर पूंजी खाता अलग से शो करना हो तो बाकी 4 अकाउंट में हमारे हो जाएगा। पहले खाते का नाम क्या है हमारा, पुनः मूल्यांकन खाता। उसमें विवरण, रकम रुपए, विवरण, रकम रुपए, उधार जमा तुमको हर एक पर लिखना ही है। ऊपर फिर वो भी लिखना है हमारा क्या, श्लोक की साझेदारी पेढ़ी का पुनः मूल्यांकन खाता, भव्य और श्लोक की। यह हमारा क्या है, पूंजी खाता है, तो पूंजी खाता या कभी कभी चालू खाता हो सकता है। भव्य यानी बी, श्लोक यानी एस और आयुष यानी ए। या मैं लिख रहा हूँ शॉर्टकट में उनके नाम। विवरण भव्य श्लोक आयुष, हाफ पेज में इसको ड्रॉ करना है, बाकी के हाफ पेज हमको पूंजी खाता बनाना होता है। उसके बाद ये हमारा क्या है, रोकड़ और बैंक खाता सामने के पेज पर। ये दोनों आमने सामने के पेज पर ही होने चाहिए, ध्यान रखना हमको। उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, नई पक्की तलपट किसके, प्रवेश के बाद की पक्की तलपट। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, प्रवेश के बाद की पक्की तलपट। यहाँ क्या होता है हमारा, पूंजी दायित्व और संपत्ति लेना सामने की साइड में होगा। तो ये हमारा है संपत्ति लेना। सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी है। एग्जाम्पल नंबर हम ले रहे हैं, उदाहरण नंबर यहाँ पर 22, उसका नाम है भव्य श्लोक। ठीक है, पुराना साझेदारों का अनुपात कितना है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। उनका पुराना कितना 3:2 था, तो 3:2 में यहाँ लिख देते हैं। उनका टोटल होता है 5। ये हमको काम आएगा थोड़ा इसके लिए। इतना काम करने के बाद हमको नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि पक्की तलपट में जितने भी चीज़ें हम यहाँ पर दिए हैं, जितने भी नाम दिए हैं, उनको उनके खातों में ट्रांसफ़र करना है। अगर उनके खाते नहीं बने हैं तो पक्की तलपट के संपत्ति को संपत्ति में ट्रांसफ़र करना है और पूंजी को पूंजी में। कुछ अनामत और अदृश्य संपत्तियाँ होती हैं, उनको हम साझेदारों के बीच बांट देंगे। ठीक है, तो ये काम हमको यहाँ पर पहले करना है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं संपत्ति की साइड से। संपत्ति की साइड से हमको लिखा हुआ है ख्याति 1 लाख रुपये। तो पुरानी ख्याति दी हो तो उसको पुराने साझेदारों के बीच उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। जो बोल रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, उस पर ध्यान रखना। पुरानी अगर ख्याति हमको पक्की तलपट में पुरानी में दी हुई है तो ख्याति को पुराने साझेदारों के बीच पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। तो 1 लाख को 3:2 में हम बांटेंगे तो 60,000 और 40,000 आएगा। और वो लिखेंगे काम पूंजी खाते के उधार में। क्या लिखेंगे, ख्याति खाता 1 लाख था, उसको हम बांटेंगे तो कितना आएगा, 60,000 और 40,000। भव्य और श्लोक आयुष नया साझेदार है, उसके बीच में इसको कोई वितरण किया जाएगा नहीं। उसके बाद में संपत्ति की साइड में दूसरे नंबर में हम देखते हैं जमीन मकान। देखो यहाँ हमने कोई टिक मार्क नहीं की, इसलिए अभी हम सभी के लिए लाइन छोड़ते जाएंगे, या फिर टिक मार्क करके भी हम इनको कर सकते हैं। जमीन मकान टिक मार्क करना हो तो डायरेक्टली टिक मार्क भी कर सकते हैं, जैसे कि हम चैप्टर 2 में करते थे। जैसे जमीन मकान पर समायोजन है तो वहाँ पर लिखा। यंत्रों की कीमत पर टिक मार्क, तो यंत्रों को टिक मार्क किया।
देनदारों पर डूबत अनामत रखनी है तो देनदार को हमने टिक मार्क किया, ठीक है। फिर मरम्मत खर्च का चुकाना बाकी है, वो कहीं टिक मार्क नहीं है तो उसको नहीं करें, तो हम तीनों में हम लाइन छोड़ेंगे, बाकी में लाइन नहीं छोड़ेंगे तो चलेगा। ज़मीन मकान की कीमत दी हुई 3,50,000, 3,50,000 दिए है, उसमें समायोजन है तो एक लाइन लीव करेंगे हम। उसके बाद दिया हमको यंत्र 2 लाख है, उसके अंदर भी टिक मार्क किया हुआ है तो हम समायोजन है इसका मतलब, तो एक लाइन लीव करेंगे। स्टॉक कोई समायोजन नहीं है, डायरेक्टली हम कहाँ लिखेंगे, बाहर के कॉलम में 1,80,000, हाँ के ना। फिर लिखा है देनदार 1,20,000 है और टिक मार्क है तो लाइन लीव करेंगे। फिर विनियोग लिखा है, विनियोग का नीचे कुछ समायोजन नहीं है तो हम डायरेक्टली कहाँ लिख रहे हैं, बाहर लिखेंगे 20,000। इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं, रोकड़ और बैंक लिखा है तो देखो रोकड़ बैंक के इसका हमने स्पेशली खाता बनाया हुआ है तो रोकड़ बैंक यहाँ ना लिखकर उनको स्पेशली खाते में लिखेंगे शेष आगे लाए। रोकड़ से संपत्ति है, संपत्ति की बाकी कैसी उधार होती है इसलिए लिखेंगे उधार में शेष आगे लाए। संपत्ति की बाकी कैसी होती है, उधार बाकी, तो उधार में लिखेंगे शेष आगे लाए कितना, 50,000। विज्ञापन अभियान खर्च ये है, अवास्तविक संपत्ति है और अवास्तविक संपत्तियों को हम क्या करते हैं, साझेदारों के पुराने खाते हमें पुराने अनुपात में उनको बांट दिया जाता है। पूंजी खाते के उधार में पूंजी खाते के उधार में संपत्ति है इसके लिए तो लिखेंगे विज्ञापन अभियान खर्च, ये एक अवास्तविक संपत्ति है। कैसी है, रकम कितनी दी हुई है, 10,000। 10,000 को हम बांटेंगे तो 6,000 4,000 आएगा, 6,000। हो गया इतना हमारा काम। देखो हमारी संपत्ति साइड में सारी चीज़ें हमने जहाँ लिखनी थी वहाँ लिख दी हैं। संपत्ति साइड हमारी पूरी हो चुकी है। अब हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पूंजी दायित्व से। तो हम पूंजी दायित्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है हमको पूंजी पुरानी, तो भौवी की दी है 4 लाख और श्लोक की दी है 3 लाख, तो दोनों को हम कहाँ लिखेंगे, उनके खाते में लिखेंगे शेष आगे लाए। शेष आगे लाए पूंजी खाते के जमा में, क्योंकि पूंजी और दायित्व की बाकी क्या होती है, जमा होती है। जमा में लिखेंगे हम 4 लाख और 3 लाख, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ लिखा हुआ है सामान्य अनामत, अगर कोई भी अनामत दी हुई है तो उसको साझेदारों के बीच उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। जमा बाकी है तो हम भी जमा में बांटेंगे इसको। ये चैप्टर का सबसे इजी सम है। सामान्य अनामत, उसकी बाकी कितनी दी हुई हमको है 90,000, उसको हमको बांटना है 3:2 में, 54,000 और 36,000। ठीक है, आगे चलते थोड़ा सा। कारीगर मुआवजा अनामत, देखो नीचे कोई टिक मार्क नहीं है इसलिए हम इसको पूरे को बांट देंगे साझेदारों के बीच। कारीगर मुआवजा अनामत, ध्यान रखना कारीगर मुआवजा अनामत होना चाहिए तो ही बटेगा, नहीं तो नहीं, तो ही यहाँ लिखा जाएगा, नहीं तो दायित्व गिना जाएगा। अगर ये कर्मचारी या तो कारीगर प्रॉफिट शेयरिंग फंड हो यानी कि लाभ भाग नफा भाग भंडोड़ होता है तो उसको हम बांटते नहीं है, यहाँ लिखा जाता है, दायित्व माना जाता है। अभी ये अनामत है इसके लिए यहाँ बटेगी। कितनी रकम दी हुई है, 20,000 है, उसको हम बांटेंगे 12,000, 8,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमको क्या दिया हुआ है तो वो भी देखते हैं। विनियोग अनामत, ये भी हमारे लिए क्या है, अनामत है, तो इसको भी यहीं लिखा जाएगा। कोई भी अनामत हो उसको लिखना यहीं पर है हमको। दुबत अनामत की सेवाएं, विनियोग अनामत की रकम दी हुई है 10,000, उसको हम बांट देंगे 6,000, 4,000। ये बांट क्यों रहे हैं, क्योंकि इन पर कोई समायोजन नहीं है इसलिए डायरेक्ट हम करें। अगर समायोजन होता तो पहले उसकी असर देते, उसके बाद हम इनको बांटते। तो जब इस टाइप का सवाल आएगा समायोजन वाला तो हम तब देख लेंगे। अभी हमारे पास इजी टाइप का तो हम पहले उसको कर रहे हैं, सीख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा बेसिक है एकदम कि कौन सी चीज़ कहाँ आएगी वो हमको यहाँ ध्यान रखना है।
आगे चलते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ लेनदार और देनी हुंडी, तो दोनों के दोनों हमारे पेड़ी के दायित्व हैं, दोनों को हम यहाँ लिखेंगे और दोनों पर ही कोई समायोजन नहीं है इसलिए डायरेक्ट बाहर। 1,40,000 और दूसरा है देनी हुंडी, उस पर भी कोई समायोजन नहीं इसलिए मैं भी उसको लिख रहा हूँ डायरेक्ट बाहर 60,000। हाँ के ना? इतना काम पूरा हुआ, मतलब हमारी बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी बाकियाँ थी हमने वो सारी लिख दी हैं। बैलेंस शीट में जितनी बाकी हमको शेष दी हुई थी वो हमने सारी यहाँ पर लिख दी। अब बारी हमारी समायोजन यानी कि जो शर्तों पर प्रवेश देना उनकी। तो पहला नंबर क्या है शर्त में? आयुष 5 लाख पूंजी के रूप में और 1 लाख ख्याति के रूप में लेकर आएगा। तो पूंजी जो लेके आएगा वो रोकड़ में लेके आएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर पूंजी, तो लिखेंगे रोकड़ खाता, ब्रैकेट में लिख देना है पूंजी, रोकड़ खाता, ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे? पूंजी। पूंजी लेकर आता है कौन? आयुष, तो आयुष के खाते में जमा करेंगे। आयुष लेकर आने वाला है 5 लाख, यहाँ जमा हुआ और रोकड़ आई है तो आए तो उधार, तो यहाँ लिखेंगे हम रोकड़ में क्या लिखेंगे? आयुष का पूंजी खाता यानी कि ए का पूंजी खाता, कितना? 5 लाख। अब देखो रोकड़ ख्याति भी लेके आया है वो, लेकिन ख्याति का सब कुछ हम बाद में करेंगे तो इसको हम होल्ड पर रखते हैं। 1 लाख की ख्याति रोकड़ में लाएगा, तो ख्याति का ट्रांजेक्शन हम सब कब करेंगे? बाद में, जब बाकी के सारे ट्रांजेक्शन पूरे होने के बाद, तब तक के लिए इसको हम होल्ड पर रखते हैं, स्टैंड बाय मोड। जमीन मकान की कीमत 80,000 से बढ़ानी है। जमीन मकान जो है हमारे, उनकी कीमत किससे बढ़ानी है? 80,000 से, यानी 80,000 इसके अंदर बढ़ाने हैं। तो मैं लिखूंगा जमीन मकान में क्या करेंगे हम? वृद्धि। तो 80,000 हमने बढ़ाया तो कितना आएगा? 430,000, 4,30,000 जिसको हम बोलेंगे। डन। आगे चलते हम, इसकी दूसरी असर देनी पड़ेगी। देखो अब समायोजन है तो सबकी कितनी असर होंगी? मिनिमम 2 असर। एक हमने यहाँ दी, ये हमारे क्या हुआ? फायदा हुआ। पहले कीमत थी 30,50,000, उसकी कीमत बढ़कर कितनी हो गई अब? 4,30,000, यानी 80,000 हमारा बढ़ा है कीमत, उससे हमको फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हुआ तो हम कहाँ लिखते हैं? पुनः मूल्यांकन के जमा में। ये सब हमने पहले डिस्कस किया था, तो लिखेंगे जमीन मकान खाता, कितना? 80,000। जितना तुम परिवर्तन करते हो, चेंजेस करते हो, वही इस खाते में लिखा जाता है, ना कि लास्ट अमाउंट। ये हमारी अमाउंट यहाँ नहीं आएगी। जितना तुम चेंजेस करोगे, वृद्धि या कमी करोगे, सिर्फ वही रकम इस खाते में लिखी जाती है। ठीक है, ये हमारा एक और हो गया। थर्ड नंबर का समायोजन हमको क्या दिया है? यंत्रों की कीमत 1,60,000 तक घटानी है, यानी कि जब तक यंत्रों की कीमत 1,60,000 ना रह जाए तब तक घटाते रहो, यानी कि 1,60,000 तक इसको हमको बाहर लिखना है। तो पहले 2 लाख थी, अभी 1,60,000 तक घटानी, तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? 40,000। तो 40,000 हम इसमें से माइनस करेंगे, तब जाकर हमारी कीमत कितनी आएगी? 1,60,000। घटाते जाना है, घटा जाना। कब तक घटाना है? 1,60,000 तक। तो 40,000 तक हमने घटाया, तब इतना आया है 2 लाख में से। अब कमी हुई तो तुम्हारा क्या हुआ? नुकसान हुआ। संपत्ति में कमी यानी तुम्हारे लिए नुकसान। नुकसान हो तो कहाँ लिखना पड़ेगा? यहाँ पर। क्या है ये? यंत्र, तो हम लिखेंगे यंत्र खाता। क्या लिखेंगे हम? यंत्र खाता। कितना है? 40,000, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 40,000। ठीक है, आगे लिखा हुआ चौथा नंबर का समायोजन, देनदारों पर 10% डूबत अनामत। क्या लिखा है? देनदारों पर 10%। तो देखो यहाँ लिखेंगे हम डूबत अनामत। देनदार हमको जो दिए हैं उसमें लिखेंगे डूबत अनामत। कितना बोला है? 10%। 10%, 1,20,000 का 10% करो, कितना आएगा? 12,000। बाहर कितना बचेगा? 1,08,000। अब इसकी दूसरी असर देनी पड़ेगी, तो ये भी हमारे लिए नुकसान है, डूबत अनामत है, तो उसको हम यहाँ लिखेंगे डूबत अनामत। लेकिन जब भी डूबत अनामत यहाँ लिखो तो हमको एक नियम याद रखने का, नया माइनस पुराना। नई डूबत ऋण जितनी आई है हमारी, वो उसमें से पहले देखो किताब के अंदर लिखी हुई है कुछ डूबत अनामत, ये 10,000, तो तुम्हारे पास 10,000 तो ऑलरेडी माइनस की हुई थी। अभी नई कितनी आई? बड़ी चेंजेस कितना हुआ तो वो निकालना पड़ेगा। तो नया है हमारा 12,000 और पुराना था हमारा 10,000,
ओके डिफरेंस कितना का हुआ? खाली 2000 का। तो हमको असर तो 2000 की ही देनी है। ओके 12,000 से या 10,000 से कोई असर दी जाती नहीं है। किससे दी जाती है? जो डिफरेंस की अमाउंट है, चेंज जितना हुआ उतना। तो दोनों के बीच में परिवर्तन कितना हुआ है? 2000 का। अगर बढ़ी है रकम तो इधर लिखेंगे, घटी होती तो इधर लिखते हैं। माइनस में आता हमारा डिफरेंस, अगर माइनस में आता तो हम उसको वहाँ लेके जाते। बट हमको अभी क्या देखना है? पहले नया माइनस पुराना, तो जो भी आया वो ऑटोमेटिक यहाँ लिखना है। अंडरस्टैंड? क्लियर है? आगे चलें। 5वां नंबर का समायोजन हमको लिखा, नहीं चुकाए मरम्मत खर्च के लिए 8,000 का प्रावधान करना है। ठीक है, नहीं चुकाए मरम्मत खर्च के लिए 8,000 का प्रावधान करना। तो ये हमारे पास कहीं पहले था ही नहीं, अचानक से नया दिख रहा है। तो चुकाना बाकी खर्च, ये क्या हुआ? चुकाना बाकी। और चुकाना बाकी खर्च हमारा क्या होता है? दायित्व। दायित्व हमको अभी तक तो था नहीं, अचानक से चुकाने का मतलब नुकसान हो गया। तो एक असर आएगी यहाँ, चुकाना बाकी मरम्मत खर्च कितने का है? 8,000 का। तो एक असर इसकी यहाँ हुई, अब दूसरी असर इसकी नुकसान है तो कहाँ आएगी? नुकसान है तो इधर, फायदा होता तो इधर। तो लिखेंगे चुकाना बाकी मरम्मत खर्च। क्या लिखेंगे? चुकाना कितने का? 8,000 हो गया। चले आगे। नेक्स्ट समायोजन हमारा क्या है वो भी पढ़ लेते थोड़ा सा। तीनों साझेदारों के नए लाभानी का प्रमाण 2:1:2 है। तो देखो हमको सारे ट्रांजेक्शन्स नॉर्मली कंप्लीट हो गए। अब बाकी रहा सिर्फ हमारा ख्याति का। क्या बाकी रहा है? ख्याति का हमारा ट्रांजेक्शन है वो बाकी रहा है। तो हम उसको करें तो उसकी असर हमारे पुनः मूल्यांकन से कोई लेना देना रखती नहीं है। तो हम पुनः मूल्यांकन का खाता टोटल कर दें, उसको डिफरेंस निकाल दें, बाकी की बात है वो होती रहेगी। इसका टोटल करेंगे तो आएगा 80,000। उसमें से 50,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 30,000। इसमें से इन सबको माइनस कर दे 50,000 को तो बचेगा कितना? अब ये 30,000 को कौन बांटेगा? सिर्फ 2 पार्टनर। तो कितना आएगा? 18,000 12,000, 3:2 में, वो भी 2 ही पार्टनर इसको बांटेंगे। कौन कौन से? भव्य और श्लोक। यहाँ लिखेंगे क्या हम? वितरण पात्र लाभ। क्या लिखेंगे? वितरण पात्र लाभ। कौन कौन? 2 पार्टनर, उनका अनुपात 3:2। तो 2 मैंने 30,000 को जो आया हमारी अमाउंट, इसको राउंड करके रखना है। तो 30,000 को हमने बांटा 3:2 में, तो 18,000 और 12,000 आया है मेरा। तो उसको मैं लिखूंगा यहाँ से यहाँ पर। लाभ हो तो इधर, हानि हो तो इधर, क्रॉस याद रखना है। तो यहाँ लिखूंगा मैं वितरण पात्र लाभ, सिर्फ बी और एस यानी भव्य और श्लोक के बीच में बटेगा, वहाँ हमने बांट दिया है। बाकी सब हमने काम पूरा कर दिया। अब बाकी है हमारी क्या? ख्याति। तो अब ख्याति के बिना इनका टोटल होगा नहीं, क्योंकि इसका टोटल नहीं होगा तो ये नहीं पहुंचेगा आगे और ये भी पहुंचेगा आगे नहीं। तो हम पहले ख्याति की गणना वगैरह जो भी है वो सब कर लेते हैं। तो गणना के लिए हम पेज टर्न आउट कर रहे हैं। गणना के लिए स्टार्टिंग किस तरह से क्या करना है मैं बता रहा हूँ, वो देखते जाना है, तुमको ध्यान से देखना है। गणना यहाँ पर 80% सब काम पूरा हो गया तुम्हारा। 8 मार्क में से तुम्हारे 6 मार्क 5 मार्क आ जाएंगे। इतना करने के बाद कितने? 5 मार्क रहा। कितना? 3 मार्क का सवाल। तो उसके लिए ख्याति की असर यहाँ 2 जगह होगी, यहाँ हो सकती है। फिर उसके बाद इनका टोटल, हर एक का टोटल यहाँ से वहाँ पहुँचेगा। तो 3 मार्क की हमारी प्रोसेस अभी भी बाकी है। उसके लिए हम क्या करेंगे? गणना। तो गणना के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले पार्टनर्स के नाम भव्य, श्लोक, आयुष, और उसके बाद हम क्या करते हैं? कुल का कॉलम बनाते हैं, वो ध्यान रखना है। अब यहाँ लिखते हैं हम पुराना अनुपात। सबसे पहले क्या लिखने का? फिर कौन सा अनुपात आता है? नया अनुपात। दिया हो तो लिखने का, नहीं दिया हो तो हम सोचेंगे क्या करना है। पुराना अनुपात दिया है भव्य और श्लोक का 3:2। क्लियर है? नया अनुपात हमको दिया 2:1:2। क्या दिया है? 2:1 सबसे लास्ट समायोजन पढ़ लो, उसमें ये अनुपात लिखा हुआ है। तो 2:1:2 का टोटल भी कितना होता है? 5। अब ख्याति
जब रोकड़ में लेके आता है या कैसे भी लेके आता है, नया साझेदार ख्याति लेके आएगा तो उसको किस अनुपात में बांटा जाता है? त्याग के अनुपात में। किस में बांटा जाता है? त्याग के अनुपात। त्याग के अनुपात में। तो पहले हमको क्या चाहिए? त्याग का अनुपात चाहिए। तो त्याग के अनुपात का सूत्र हमको लिखाया था, पहले हमने चैप्टर पढ़ा भी, इसके बारे में चौथा चैप्टर था, प्लस हमने इस चैप्टर की डिस्कशन की, तो मैंने डिटेल में समझाया भी था कि कौन से क्या होता है। तो त्याग का अनुपात निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पुराना भाग माइनस नया भाग। याद आ रहा है? तो मैं पहले निकालूंगा बी का त्याग। बी कितना त्याग करेगा तो वो ए को मिलेगा। तो बी का त्याग मैं निकालूंगा। पुराना कितना है? 3/5। कितना है? 3/5। किसी का भी भाग निकालना हो तो उसके अनुपात में उसके दोनों अनुपातों के टोटल का भाग दो तो भाग निकल जाता है। तो 3/5 माइनस नया भाग कितना है उसका? 2/5। तो देखो सिंपल है ये तो एकदम। 3 में से 2 गया तो 1 और 5 का 5। अगर नीचे कुल दोनों का समान है तो ये वाली मेथड यूज़ करनी है। अगर कुल समान ना हो तो हम दूसरी जो मैंने बता रखी है पहले से वो आएंगे सवाल, आगे देखेंगे। ये इजी है तो इजी तरीके से करो, ठीक है कि नहीं? बी का हमको मिल गया। अब किसका? एस का त्याग। एस ने कितना त्याग किया है? तो एस ने त्याग किया कितना? 2/5 पुराना भाग माइनस नया 1/5। तो कितना आया? 2 में से 1 गया तो 1 और नीचे तो 5 समान है। तो त्याग का अनुपात हमको कितना मिला? कितना मिला त्याग का अनुपात? 1:1। 1 और 1 दोनों जगह समान है तो हम अनुपात कितना लेंगे? 1:1। अब रोकड़ में ख्याति कितनी लाया है? कौन? आयुष। आयुष की ख्याति कितनी लेके आया वो? 1 लाख। अब इस 1 लाख को भव्य और श्लोक उनके त्याग के अनुपात में 1:1 में बांट लेंगे तो कितना आएगा? 50,000। 50,000 कितना आएगा? 50,000 और 50,000। ठीक है। अब इसके लिए एंट्री किस तरह से लिखी जाती है? जब ख्याति कौन लेके आता है? एक नया पार्टनर है, रोकड़ में ख्याति लेके आता है तो उसकी एंट्री क्या होती है? तो सबसे पहले हम लिखते हैं रोकड़ खाता उधार। रोकड़ खाता उधार ख्याति के प्रीमियम खाते का। ख्याति के प्रीमियम खाता रोकड़ में लाया उसको बोलते हैं ख्याति को प्रीमियम लेके आना खाते का। ठीक है। रकम कितनी? 1 लाख। कितनी? 1 लाख। अब ये ख्याति को कौन बांट लेता है? साझेदार। जिन लोगों ने त्याग किया है सिर्फ वही, यहाँ दोनों ने त्याग किया है तो दोनों साझेदार बांटेंगे। तो उसकी ख्याति क्या होगी? ख्याति का प्रीमियम खाता उधार। यहाँ जो जमा किया था उसी को हम यहाँ उधार करते हैं। ख्याति का प्रीमियम खाता उधार कौन कौन? बी और एस के पूंजी खाते का। हमने रफ काम में यह सब कुछ कर दिया था, सब कुछ आ गया, पर उसको फेयर काम भी तो करना पड़ेगा, उनकी एंट्री भी तो पकड़नी पड़ेगी। किस तरह से होती है वो मैं सिखा रहा हूँ, बाकी तुम लोग इसको डायरेक्ट इफेक्ट दे सकते हो खतौनी करके। 1 लाख हमारा प्रीमियम, उसको हमने बांटा है 50,000 तो हम लिखेंगे 50,000 ये लेगा। अब इसकी हमको क्या करनी है? खतौनी, जो कि हम 11th में सीख कर आए थे, बरोबर। तो रोकड़ खाता उधार, तो रोकड़ खाते के उधार में लिखो नाम सामने वाले का, ख्याति के प्रीमियम खाते का। तो रोकड़ खाता ये रहा, उसके उधार में हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? ख्याति का प्रीमियम खाता। क्या? ख्याति का प्रीमियम। ख्याति का प्रीमियम खाता। कितनी ख्याति लेके आया? 1 लाख। तो 1 लाख लिखा। अब ख्याति का प्रीमियम खाता हम बनाते नहीं है तो उसकी इफेक्ट हम देंगे नहीं। फिर ख्याति का प्रीमियम खाता उधार जो हम बनाते नहीं है, दोनों साझेदारों के पूंजी खाते जमा में लिखेंगे हम बी और एस में 50,000 50,000। तो बी और एस का है ये रहा और ये रहा, दोनों के हम जमा में लिख रहे हैं 50,000 50,000। लिखेंगे क्या? ख्याति का प्रीमियम खाता। ख्याति की भी एंट्री पूरी हो गई है। सवाल नॉर्मली देखा जाए तो टोटल करने के सिवा सब कुछ पूरा हो चुका है। अब हम एक एक करके इन तीनों का टोटल करेंगे, डिफरेंस को हम पक्की तलपट में लेकर जाएंगे, ठीक है। तो अब इनका टोटल करेंगे।
इसका टोटल आया 5 लाख। जो डिफरेंस आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे 5 लाख, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं इस साइड में। इसका हम टोटल करेंगे 4,10,000, सॉरी 50,000 है ना? 4,10,000। 4,10,000 एस का आ रहा है 4,10,000 और इस साइड का कितना आएगा, माइनस करेंगे 4,10,000 में से 44,000 रुपये ये वाले, तो हमारे पास 3,66,000, 3,66,000 रुपये आएगा, वो लिखना है। उसके बाद में इसका टोटल करेंगे 5,40,000 आएगा। 5,40,000। उसमें से हमको 66,000 को माइनस करना है, 4,76,000, 86, 74,000, एक कम हो गया लगता है। 4,74,000 आएगा। ये हम डिफरेंस निकाला तीनों का, तो यहाँ लिखेंगे हम शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। पूंजी खाते की ये शेष हमको मिली है, ये शेष को हम लेके जाते हैं पक्की तलपट के पूंजी दायित्व पक्ष में, लिखेंगे वहाँ पर पूंजी। 3 पार्टनर हो गए अब, बी एस पहले के और एक नया पार्टनर को प्रवेश दिया, इसके लिए उसकी पूंजी भी वहाँ आएगी। तो 4,74,000, 3,66,000 और 5 लाख, 13,40,000। तो हम यहाँ लिखेंगे 13,40,000 उनकी पूंजी। तीनों की कुल मिलाकर पूंजी अब कितनी हो गई है, 13,40,000 हो गया इतना। अब इसका टोटल करेंगे 6,50,000 आएगा। 6,50,000। इसका सामने से कुछ हो तो माइनस करेंगे, अगर कुछ ना हो तो डिफरेंस डायरेक्टली ये की रकम हमारी बन जाएगी। वहाँ लिखेंगे हम शेष आगे ले गए। क्या लिखेंगे, शेष आगे ले गए। डन। ये हम कहाँ लिखेंगे, रोकड़ बैंक में 6,50,000। अब दोनों साइड का टोटल मैच करेंगे, 15,48,000, छः लाख 15,48,000। तो दोनों साइड का टोटल देखो हमने चेक किया है, दोनों साइड का टोटल हमारा क्या आ रहा है, 15,48,000 ही आ रहा है। तो ये इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर 5 के सम्स हैं वो होंगे। ओके, तो ये हमारा प्रवेश के बाद की पक्की तलपट है। पक्की तलपट का बैलेंस भी हमने यहाँ पर मैच कर दिया है।